नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपके इतिहास कक्षा 12 के इतिहास के 15वें चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। हम आज बात करेंगे द विज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की दृष्टि कि आखिर ये संविधान क्यों बनाया गया था। तो ये जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो हम संविधान की विज़न को जानने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था। तो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की मेन बातें क्या थी, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ें क्या क्या थी। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स of the objectives resolution introduced by Nehru ji on 13 December 1946। तो इसकी जो मुख्य बातें अगर आप जानना चाहोगे तो पेज नंबर 411 और 412 पर आपको इसके बारे में मिलेगा। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात नेहरू जी ने बताई वो है हिस्टोरिक एफर्ट्स के बारे में। उन्होंने कंटिन्यूटी में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को दिखाया। उन्होंने अमेरिका की रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया, उन्होंने फ्रांस की रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया, उन्होंने यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो रशिया का पहला पुराना नाम था, तो उसके रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया और कहा कि डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सिटीजन्स के राइट, इन सब के लिए स्ट्रगल की एक लंबी परंपरा रही है जो अमेरिका के रिवॉल्यूशन से हमें दिखती है, फ्रांस के रिवॉल्यूशन से दिखती है, और जो इकोनॉमिक राइट्स के लिए रिवॉल्यूशन हुई वो यूएसएसआर के रिवॉल्यूशन से दिखती है। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि आज हम जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं इंडिया का, ये उसी हिस्टोरिकल, ये उसी मोमेंटस स्ट्रगल जो फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए जो लगातार चला है, कई देशों में चला है, अमेरिका में चला है, फ्रांस में चला है, यूएसएसआर में चला और दुनिया के दूसरे देशों में चला है, उसी की एक अगली कड़ी के रूप में हम भारत का ये संविधान बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर क्रांति हुई थी, वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुई थी और तब लोगों को अधिकार मिले थे। हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, प्रोसेस में बैठकर, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपस बैठकर ये अधिकार लोगों को देंगे। तो ये उसकी एक लंबी परंपरा जो चली आई है, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, लोगों को देने की, के लिए जो स्ट्रगल चलाया है, उसी लंबे स्ट्रगल की लंबी परंपरा का ही अगला पड़ाव है भारत का संविधान निर्माण। और हम भारत का संविधान निर्माण करके उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाने आए हैं। एक बात तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये कही। फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने उस फ्रेमवर्क को डिफाइन किया जिसके अंतर्गत रहकर संविधान का निर्माण किया जाएगा। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने डिफाइनिंग आइडियल्स, यानी आइडियल्स, उन आदर्शों को निर्धारित किया, परिभाषित किया जो भारत का संविधान भारत के लोगों को देगा और भारत को जिस आदर्शों के लिए आगे बढ़ाएगा उसके उनको बताया। तो उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में हम इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक इंडिया का निर्माण करेंगे। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, सॉवरेन यानी संप्रभु और रिपब्लिक यानी गणतंत्र भारत का निर्माण किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत के सभी नागरिकों को जस्टिस गारंटी किया जाएगा, इक्वालिटी और फ्रीडम दी जाएगी और एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ को, बैकवर्ड कास्ट को, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो इस तरह से उन्होंने सारी बातें बताई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि भारत का जो संविधान बनेगा वो क्या क्या करेगा, उसमें किन चीज़ों के लिए प्रावधान किए जाएंगे। अब इसके अलावा उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई वो थी कि नेहरू वॉज लोकेटिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया विद इन ए लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। वही मैंने बताया कि जो अमेरिका, फ्रांस, यूएसएसआर, उन सब में जो एक हिस्ट्री थी स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम की, उसी की एक कड़ी के रूप में भारत का संविधान बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही नेहरू ये भी बिल्कुल क्लियरली बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम इन विदेशी प्रावधानों को, विदेशी संविधान की बातों को एज इट इज़ भारत में लागू करने जा रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, वी आर नॉट गोइंग टू कॉपी देम। उन सब चीज़ों से हम प्रेरणा लेंगे और फिर भारत की जनमानस की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप उनमें परिवर्तन करके, सुधार करके भारत के परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें लागू करेंगे। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिक वे में कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉपी देम। हम केवल उनकी नकल करने वाले नहीं हैं, हम उन चीज़ों से प्रेरणा लेंगे, उनको समझेंगे और भारत की परिस्थितियों के हिसाब से और भारत के लोगों की जनभावना, उनके मूड को, उनकी भावनाओं को समझते हुए उसमें परिवर्तन करके उसे भारत में लागू करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और उन्होंने ये बात कह दी कि he declared that had to fit in with the temper of our people and be acceptable to them। उन्होंने कहा जो भी प्रावधान बनाए जाएंगे वो भारत के लोगों के टेम्पर यानी स्वभाव के अनुसार होने चाहिए और उनको स्वीकार होने चाहिए, केवल उन्हीं को हम लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम केवल विदेशियों से यानी अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जो दूसरे पश्चिमी देश हैं, हम केवल उनसे नहीं सीखेंगे बल्कि विदेशी भी हमसे सीखेंगे और उनको भी अपनी डेमोक्रेसी के नोशंस को चेंज करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो लिबरल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उसे हम सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस के साथ जोड़ेंगे और रीअडेप्ट करेंगे, रीवर्क करेंगे और उनको भारत की परिस्थितियों के अनुसार बनाकर भारत में लागू करेंगे। और उन्होंने कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग का प्रयोग करके भारत के लिए जो अच्छा है, हम उन नीतियों को, उन पश्चिमी विचारों को भारत के लिए, जो भारत के लिए अच्छा है, उस रूप में मोल्ड करके, बदल कर भारत में लागू करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है कि पेज नंबर 411 और 412 पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको दे रखा है एक बॉक्स के रूप में। ये सोर्स है, आपको इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है और इस पर क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जब आप पूरे पैराग्राफ को, जब इस पूरे बॉक्स को पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि भाई आपने इंडिया को रिपब्लिक तो कह दिया लेकिन डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहा। तो वो इसका जवाब देते हैं कि रिपब्लिक की अवधारणा में डेमोक्रेसी अपने आप शामिल है और भारत शुरू से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाला रहा है, तो इसलिए ये स्पेसिफिकली कहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम रिपब्लिक कह रहे हैं तो उसमें डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा उनसे ये भी सवाल किया गया कि आपने सोशलिज्म को क्यों शामिल नहीं किया, सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य, हमारा आदर्श सोशलिज्म है, हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अब सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमने उसको स्पेसिफिकली शामिल नहीं किया क्योंकि हम भारत के इंस्टीट्यूशंस को इसी तरह से मोल्ड करेंगे वो अपने आप ही सोशलिस्ट यानी जो इकोनॉमिक जस्टिस देने वाले काम करें। तो इस तरह से आपको ये जो बॉक्स है पेज नंबर 411 और 412 पर उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जो बॉक्स के ऊपर जो हेडिंग दे रखी है ना, इन हेडिंग्स को, जितने भी बॉक्स आएंगे आपके इस चैप्टर में, उनके ऊपर कुछ हेडिंग दे रखी है, उस हेडिंग को आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि ये किसने कही है, क्योंकि CUT में भी और CBSE के पेपर में भी इनकी हेडिंग के मैचिंग पर, इनसे रिलेटेड कोई एक नंबर क्वेश्चन या मैचिंग के लिए कई सारी हेडिंग देते हैं, उनके सामने उन लोगों के नाम दे दें कि जिन्होंने ये कही है, उनको मिलान करने के लिए, उनको मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे इस बॉक्स की हेडिंग है 411 की, वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, और सवाल भी एग्जाम में इसी पर आ सकता है कि वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, इसको एक्सप्लेन करो, ये किसने कहा और क्यों कहा। तो ये अभी सारी बातें आपको बताई कि नेहरू जी ने ये कहा कि हम विदेशी आदर्श जो है, विदेशी डेमोक्रेसी है, विदेशी और दूसरे जो हम उनके आइडियाज़ ले रहे हैं उनको फॉलो करेंगे, लेकिन हम उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन उनको एज इट इज़ कॉपी करके भारत में लागू नहीं कर देंगे, बल्कि उनको भारत के लोगों के मूड के हिसाब से, उनके सेंटिमेंट्स के हिसाब से, उनके टेम्पर के हिसाब से मोल्ड करेंगे और भारत की परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर उन चीज़ों को भारत में लागू करेंगे। हम बिल्कुल उनको एज इट इज़ कॉपी करने वाले नहीं हैं। तो ये सारी बातें आपको पेज नंबर 411, 412 पे मिलेंगी और 413 पे भी मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से याद पढ़ना है, समझना है और एग्ज़ाम में इस तरह से जाकर लिखना है। अब जो एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सोमनाथ लहरी, जो एक कम्युनिस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, उन्होंने उठाया था। उन्होंने यही सवाल उठा दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, भारत के लोगों के इच्छा, भारत के लोगों की जो विल है, विल ऑफ द पीपल पर आधारित नहीं है। उन्होंने ये सवाल उठा दिया
कि ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण ब्रिटिश संसद के एक कानून के द्वारा हुआ है और अभी भी भारत में ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश वॉयसराय, ब्रिटिश सेना सब जमी हुई है। भारत जो भी डिस्कशन हो रहे हैं उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनको दिखाना पड़ता है और अल्टीमेटली एक लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट ही पास करेगी इसको पूरी तरह से जामा पहनाने के लिए। और सारी बातों पर ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटिश अधिकारियों का, ब्रिटिश वॉयसराय का, ब्रिटिश सेना का नियंत्रण है। तो अभी हम एक्चुअल में स्वतंत्र नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में हम कर रहे हैं। वो हमें जो करने को कह रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं। हम अभी तक उनके अधीन बने हुए हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही काम कर रहे हैं। भारत की जो संविधान सभा बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, वो भारत के लोगों की भारत के लोगों की इच्छा शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है, बल्कि ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट, इंग्लैंड के सरकार और वहाँ के वायसराय, वहाँ के राजा, इनकी इच्छा पर डिपेंड है। तो इसलिए हमारा पहला काम यह है कि सबसे पहले अंग्रेजों को यहाँ से पूरी तरह भगा दिया जाए। उसके बाद हम अपने बिल्कुल जब स्वतंत्र हो जाएंगे उसके बाद हमें अपनी एक नई संविधान सभा बनाकर एक अपने संविधान का निर्माण करना चाहिए। ये कहा है सोमनाथ लाहिड़ी ने। उन्होंने कहा, सरदार पटेल ने बिल्कुल उनकी बातों को पेज नंबर 414 पर एक बॉक्स में दे रखा है और उस बॉक्स की हेडिंग है, दैट इज़ वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स, नोबल वर्ड्स। तो ये 414 पेज का जो बॉक्स है ये सोमनाथ लाहिड़ी के वर्ड्स को बता रहा है। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने बिल्कुल सही कहा है कि अंग्रेजों ने हमें केवल आपस में लड़ने की आज़ादी दी है अभी तक, और हम आपस में लड़ते ही रह जाएंगे संविधान के निर्माण के नाम पर, और सही अच्छा जनता की इच्छा वाला संविधान नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हम सब पहले एक हो जाएं और सारे अंग्रेजों को यहाँ से पूरी तरह से निकाल दें। उसके बाद फिर आपस में मिल बैठकर अपनी इच्छा से अपने जो भी हम आपस में फैसला करेंगे, सौदेबाजी करेंगे, उसके हिसाब से अपना संविधान बना सकते हैं। ये बात सोमनाथ लाहिड़ी ने कही। तो सवाल है कि क्या वास्तव में भारत की संविधान सभा भारत के लोगों की इच्छा पर यानी विल ऑफ द पीपल पर आधारित नहीं थी? ये सवाल एग्जाम में आएगा। तो सोमनाथ लाहिड़ी ने जो तर्क दिए उनमें अपने आप में कुछ सच्चाई है, लेकिन उसका जवाब नेहरू जी ने किस तरह से दिया? नेहरू ने कहा कि ज़्यादातर नेशनलिस्ट लीडर इस बात, जिस तरह की संविधान सभा, जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे, ये सही बात है कि हमारी ये वाली संविधान सभा, ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वैसी नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस संविधान सभा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ है, ये भी बात सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्हीं कंडीशंस के भीतर रहते रहते, उन्हीं शर्तों के भीतर रहते रहते काम करना है। ये बातें सही हैं सोमनाथ लाहिड़ी की कि हम पूरी तरह से अभी अंग्रेजों के कब्जे से बाहर नहीं निकले हैं और उन्होंने जो संविधान सभा उन्होंने बनाई है, उन्होंने जो कंडीशंस निर्धारित किए हैं उसी के अंतर्गत रह के हमें काम करना है। और उन्होंने ये कहा कि भाई ज़्यादातर जो हमारे नेशनलिस्ट सदस्य जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे ये वैसी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, एम्फेसाइज किया, लेकिन हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिखे किसी कागज की ताकत पर नहीं कर रहे हैं। हम भारत की करोड़ों की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में और भारत की जनता की इच्छा के आधार पर काम करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और भारत की जनता जैसा जैसा संविधान हमसे बनवाना चाहेगी हम वैसा वैसा बनाते जाएंगे, हमारे सामने कोई लिमिट नहीं है। भले ही इस संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून से हुआ है, भले ही उन्होंने जो कंडीशंस हमारे ऊपर इम्पोज करी हुई हैं हमें उन कंडीशंस का पालन करके काम करना है, लेकिन हमारी इस संविधान सभा की शक्ति का जो मूल आधार है, जो वास्तविक आधार है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कानून या कागज पर लिखे कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि वो है भारत के लोगों के द्वारा जो हमें अधिकार दिया है, भारत के लोगों की जो इच्छाएं हैं, हम उनके अनुसार संविधान बनाते जाएंगे और हम कोई सीमा नहीं मानेंगे। भारत के लोगों की जो इच्छाएं होंगी उसके अनुसार हम संविधान बनाते जाएंगे, उसमें वैसे वैसे प्रोविज़न रखते जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि
संविधान सभा का निर्माण भारत के लोगों की विल ऑफ इंडिया, विल ऑफ पीपल पे आधारित नहीं है। नेहरू कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। भले ही निर्माण संविधान सभा का अंग्रेजों की ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून के द्वारा हुआ है, लेकिन हम उत्तरदायी हैं, हम रेस्पॉन्सिबल हैं, हम अकाउंटेबल हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए नहीं, बल्कि भारत की जनता के प्रति। और भारत की जनता जैसा जैसा हमसे संविधान बनना चाहेगी हम वैसा करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान की जो बनाने की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भारत के लोगों की विल पर ही, उनकी इच्छा पर ही आधारित है। तो ये जवाब दिया नेहरू जी ने। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो विल ऑफ द पीपल पर बेस्ड थी या नहीं थी? तो अब आपने इसका उत्तर दे दिया कि सोमनाथ लाहिड़ी ने ये कहा, और उसके उत्तर में जो नेहरू जी ने ये आर्गूमेंट दिया। आपको ये दोनों बातें बतानी है इस प्रश्न के उत्तर में। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो गया। अब अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ दोज who had participated in the movement for independence. What were those aspirations? Discuss. भारत की संविधान सभा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो लेकिन सवाल यह है कि वो आकांक्षाएं और वो इच्छाएं वास्तव में हैं क्या? इस पर सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर आपको पेज नंबर 415 पर मिलेगा, थर्ड पैराग्राफ में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो कौन कौन सी एस्पिरेशंस थी, कौन कौन सी आकांक्षाएं थी? तो भारत के लोगों ने जब नेशनल मूवमेंट किया तो हमेशा से उनकी एस्पिरेशन रही, उनकी हमेशा से आकांक्षा रही, इच्छा रही कि भारत जब आज़ाद होगा तो वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, इक्वालिटी होगी और जस्टिस होगी। तो इसलिए भारत की संविधान सभा इन चीज़ों, इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए काम करेगी। और इससे भी पहले, भारत के नेशनल मूवमेंट से भी पहले या उससे सेपरेट जो काम चल रहे थे, उन सब की इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे जब स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की बात की तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि रिलीजन्स को, सोशल लाइफ को ज़्यादा न्यायपूर्ण, ज़्यादा जस्ट बनाया जाए। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा संविधान का निर्माण करते समय। इसी तरह जब ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में थे और उन्होंने जब डिप्रेस्ड कास्ट, जो निम्न जाति के लोग थे, जो निम्न कम्युनिटीज़ थी और जो डिप्रेस्ड सोसाइटीज़ थी, उनके कल्याण के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने की आह्वान किया था। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। तो जब हम संविधान सभा में संविधान बनाएंगे तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस रखेंगे जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा सभी लोगों को। इसी तरह से जो नेशनल मूवमेंट था वो हमारे विडो रीमैरिज का और जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उसमें विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं को ख़त्म करना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, ऐसी चीज़ों पर भारत के सोशल रिफॉर्म हुए थे। तो वो सब भारत के लोगों के एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं। उन सब बातों को याद रखा जाएगा संविधान का भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हुए। और जो नेशनल मूवमेंट जो था वो एक ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ था जो ऑपरेसिव और इलेजिटिमेट थी, जो अन्यायकारी थी, जो अवैध थी। तो इसका मतलब जब हम एक अन्यायकारी और अवैध सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे नेशनल मूवमेंट, तो इसका मतलब हम स्ट्रगल कर रहे थे डेमोक्रेसी और जस्टिस के लिए, सिटीजन्स के राइट्स और इक्वालिटी के लिए। तो इन सब बातों को भारत के संविधान में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर ये दायित्व था कि वो भारत के लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करे, जो सारी इच्छाएं अभी मैं बताई, और उसने वैसे ही किया और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है येट वी शुड नॉट सी एन अनब्रोकन कंटिन्यूटी between the earlier constitutional developments and what happened in 3 years from 1946.
इलेबोरेट। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 415 और 416 पर मिलेगा। इसमें यह कहा गया है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट काफ़ी पहले से चल रहा था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में और उसने 3 साल तक काम करके 1949 में अब भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। लेकिन जब उसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उससे पहले भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हो चुके थे जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ें, एक्ट, कानून बनाए गए थे। तो उनमें और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कामकाज में क्या डिफरेंस है? एक अनब्रोकन कंटिन्यूटी है। वो क्या अनब्रोकन कंटिन्यूटी है उसको एक्सप्लेन करना है। तो आपको इसका उत्तर पेज नंबर 415 और 416 पर मिलेगा। तो इसमें ये बताया गया कि जो डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की मांग लगातार बढ़ रही थी और ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो थे वो इस बात के लिए मजबूर किए जा रहे थे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने पड़ रहे थे, जनता की डिमांड, जनता के दबाव की वजह से। तो इसलिए बहुत सारे इसलिए कई एक्ट्स की, कई कानूनों की एक श्रृंखला पारित की गई। 1909 का जो 1909 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये अंग्रेजों ने भारत में बढ़ती हुई मांगों, लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए, उनको थोड़ा संतुष्ट करने के लिए बनाए थे। और ये सब तीनों ही एक्ट, चाहे वो 1909 का हो, 1919 का हो, 1935 का हो, ये सब इंडियन पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बढ़ा रहे थे, लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे रहे थे प्रोविंशियल असेंबलीज में। और द एग्जीक्यूटिव वॉज मेड पार्टली रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1919 में 1919 में जो एग्जीक्यूटिव है यानी सरकार है, जो कार्यपालिका है, उसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के ज़्यादा कंट्रोल में लाया गया। एंड ऑलमोस्ट एंटायरली सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें तो बहुत हद तक एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के यानी जो कार्यपालिका है उसको विधायिका के कंट्रोल में लाया गया। व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 अंडर द 1935 एक्ट, द कांग्रेस केम टू पावर इन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म तो पहले से ही चल रहे थे। तो फिर जब 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उसमें आखिर ऐसा क्या अलग था जो पहले से नहीं हुआ था? इसका आंसर आपको पेज नंबर 416 पर मिलेगा। तो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि जो पहले के एक्ट बनाए गए थे 1909 के, 1919 के और 1935 के, वो भारत के लोगों ने नहीं बनाए थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे और उनको भारत पर लागू कर दिया था। उसमें भारतीय लोगों की इच्छाएं शामिल नहीं थी। लेकिन जो 1946 की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, वो भारत के लोग स्वयं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जो उससे पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ था 1909, 1999 और 1919 और 1935 के जो एक्ट थे उनमें और 1946 की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बेसिक डिफरेंस ये था, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे बिना भारतीयों के प्रतिनिधित्व के, बिना भारतीयों की इच्छा को जाने। लेकिन यहाँ पर भारतीय लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं। ये दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इस तरह से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी और उनमें ना तो जो पहले के जो एक्ट थे 1909 के, 1919 के और 1935 के, वो ना तो डायरेक्टली डिबेटेड हुए थे और ना डायरेक्टली फॉर्मुलेटेड हुए थे इंडियंस के द्वारा। दे वर इनेक्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। द इलेक्टोरेट दैट इलेक्टेड द प्रोविंशियल बॉडीज had expanded over the years, but even in 1935 it remained limited to no more than 10 to 15% of the adult population। और उन जो प्रोविंस जो जैसे 1909 में, 1999 में, 1909 और 1919 और 1935, इन तीनों में लोगों को वोट डालने का अधिकार तो दिया गया, फ्रेंचाइज दी गई,
लेकिन वो फ्रेंचाइज बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार था। 1935 में भी केवल 10 से 15% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, कोई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं थी। और जो लेजिस्लेचर्स थे जो 1935 के अंतर्गत इलेक्ट हुए थे, तो वो कॉलोनियल रूल यानी जो औपनिवेशिक कानून थे उनके अंतर्गत काम कर रहे थे, और वो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर के प्रति अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल थे। लेकिन जब 1946 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो नेहरू जी बता रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम इंग्लैंड की सरकार के प्रति रेस्पॉन्सिबल होकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर था जो पहले के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए 1909, 1919 और 1935 के जो कानून थे उनमें था कि वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, उनमें भारतीय लोगों के निर्माण का कोई योगदान नहीं था, ना उन्होंने उनको डायरेक्टली डिबेट किया, ना डायरेक्टली इनेक्ट किया। लेकिन और वो उस समय जो भी काम हो रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड सरकार के प्रति रेस्पॉन्सिबल होकर, उसके प्रति अकाउंटेबल होकर हो रहा था। लेकिन यहाँ यानी कि अब जो हम 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का निर्माण करने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।